तो आज से ठीक 3 दिन के बाद मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के निर्माण का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया। आज से ठीक 2 दिन बाद मुर्शिदाबाद चलो की अपील वाले पोस्टर लखनऊ में लगने शुरू हो गए। सवाल यह है, क्या होगा 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में, क्योंकि हिंदू संगठनों ने पोस्टरों के जरिए खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है वो नई बाबरी नहीं बनने देंगे। इधर हुमायूं कबीर ने भी ऐलान कर दिया, देखिए उन्हें कौन रोकता है। हम लोग 10 तारीख को निकले, अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। दो से 3 साल तक ये पूरा मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों को न बचना चाहिए, न कटने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। इसी को कोई रोकना चाहते हैं तो मुर्शिदाबाद तो आना पड़ेगा ना। नहीं, किसी को कोई डरते नहीं। कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। आने दीजिए मुर्शिदाबाद, कौन रुकेगा वो मैं संभला कर लूँगा। हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे। चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी। इस होर्डिंग्स पर लिखे शब्द पूरे लखनऊ में गूंज रहे हैं। 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। हिंदुओं से उस मुर्शिदाबाद पहुंचने की अपील की गई है जहां नई बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर ये पोस्टर लगाया गया है विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से, और इसमें लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। पूरे लखनऊ में चौक चौराहों पर यही होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लखनऊ का 1090 चौराहा, अंबेडकर चौराहा, हजरतगंज चौराहा, इसके साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में होर्डिंग्स और पोस्टर चिपक चुके हैं। इसी को कोई रोकना चाहते हैं तो मुर्शिदाबाद तो आना पड़ेगा ना। नहीं, किसी को कोई डरते नहीं और किसी को डराते नहीं। नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह को डरते हैं। ऐसा लग रहा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद कूच की पूरी तैयारी कर ली है। इस पोस्टर पर लिखे शब्द ही बाबरी पर नए विवाद से मचने वाले कोहराम की आशंका पैदा कर रहे हैं। पोस्टर पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की भी तस्वीर लगी है, यानी हिंदू संगठन नई बाबरी के निर्माण में सीधे सीधे ममता बनर्जी को भी बराबर का शरीक मान रही है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने सनातनी भाई हैं देश में, आज वहां पर हम सभी लोग तैयारी कर लें कि हम लोग 10 तारीख को निकले और वहां 11 तारीख को सुबह उसका प्रदर्शन करें, और साथ में अगर स्थिति अगर वो आएगी तो हम लोग कब्र भी खोदने का काम करेंगे हुमायूं कबीर की। अयोध्या में दफन हो चुकी बाबरी को मुर्शिदाबाद में जिंदा कर हुमायूं कबीर ने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है जिसके नासूर बनने की पूरी आशंका है। लखनऊ के ये पोस्टर इसी की तस्दीक कर रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद वहां बनी तो निश्चित रूप से उसको गिराया जाएगा, और जिसने ये पोस्टर लगाया है उसके लिए साधुवाद है। हम सबका पूरा सहयोग रहेगा। इसका पोस्टर का मैं समर्थन करता हूं, और इससे 10 फरवरी का, इससे पहले भी अगर जाना हो तो बहुत सारे लोग वहां पहुंचेंगे, और थोड़ा जितने यहाँ बाबरी पैदा होंगे, बाबरी जैसे बेटे अगर आएंगे, हुमायूं पैदा होंगे, इनको सबको नष्ट किया जाएगा, जड़ से ही नष्ट किया जाएगा। हिंदू मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी कर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की ख्वाहिश सजा रहे हैं, उसी का साइड इफेक्ट लखनऊ में लगे ये पोस्टर है। इस अपील पर सनातनियों का जत्था मुर्शिदाबाद मार्च करता है तो फिर क्या होगा? हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी की तारीख तय की है जब मस्जिद के पत्थरों को जोड़ने का काम शुरू होना है, और लखनऊ के ये पोस्टर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलो की अपील कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि 11 फरवरी को मस्जिद निर्माण के साथ ही सांप्रदायिकता की चिंगारी सुलग सकती है। लखनऊ की सड़कों पर लगे पोस्टर गवाही दे रहे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं रही। जो हुमायूं है उसकी तस्वीर आक्रांता, जो मुगल आक्रांता थे उनकी जैसी जो है लगाई गई है। बाबरी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के अलग अलग जगहों पर
पोस्टर लगाकर सीधे तौर पर ये चैलेंज दिया गया है कि मुर्शिदाबाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद 10 फरवरी को रवाना होगा। सवाल फिर वही कि मुर्शिदाबाद में क्या होगा। जैसा कि ऐलान है कि इस दिन बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम ही सिर्फ शुरू नहीं होगा, इस दिन हैदराबाद वाले भड़काऊ भाईजान ओवैसी भी मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। बेशक 11 फरवरी को हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में नए सियासी साठ पर नया तराना सुनाने वाले हैं, लेकिन इस नए सुर का जो साइड इफेक्ट होगा वो पश्चिम बंगाल ही नहीं, यूपी, एमपी, बिहार को भी लपेटे में ले सकता है। नहीं, किसी को कोई डरते नहीं, आने दीजिए मुर्शिदाबाद, कौन रुकेगा वो मैं संभला कर लेंगे। जिस खेला के लिए बाबरी का हुमायूं कबीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के बीच हिंदू मुस्लिम वाला खेला होने की पूरी आशंका दिख रही है। लखनऊ में लगे इन पोस्टरों का हिंदू समुदाय पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाशिवरात्रि बस अब 5 दिन दूर है और उससे पहले मजारों के अतिक्रमण का काल शुरू हो गया है। महाकाल नगरी को हरी चादर के अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान दिन में ही नहीं, रात में भी चल रहा है और जिस रफ्तार से हथौड़ा और बुलडोजर चल रहा है, उससे लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक महाकाल नगरी उज्जैन में मजार के नाम पर किए गए सभी अवैध कब्जे खत्म हो जाएंगे। उसका ट्रेलर जरा देखिए। हथौड़े से पहला वार, दूसरा वार, जब काम पूरा नहीं हुआ तो हथौड़े का एंगल बदलना पड़ा। इसके बाद फिर शुरू हुआ हथौड़े से हमला। हथौड़ा मल्टीपल लोकेशन पर चल रहा था, लगातार चल रहा था। रात के वक्त एक साथ कई हथौड़े मिलकर इस ढांचे को गिराने पर तुले। कोई बाउंड्री गिरा रहा है, कोई गेट तोड़ रहा है, कोई दीवार गिरा रहा है। आखिर ये कौन सा ढांचा है जिसे गिराने के लिए हथौड़े बाजों की इतनी बड़ी टीम लगानी पड़ी? इसे समझने के लिए आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। इस हथौड़ा बाज के बगल में दिख रही है मजार ही इस पूरे विध्वंस की जिम्मेदार है। जिस उज्जैन की पहचान भगवान महाकाल से है, जो सनातन का सबसे दिव्य तीर्थ है, जहां अवैध मजार ने अपनी हद लांघ ली थी, उसने आसपास की जगहों पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया था। उज्जैन प्रशासन ने उसी हद को दुरुस्त कर दी। उज्जैन के नजर अली मिल कंपाउंड में बनी गैब शाह वाली 5 पीर मजार करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है। मजार के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रखा था, लेकिन अब महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का मिशन चल गया। कार्रवाई पहले से ही तय थी। इसके तहत ये था कि यहाँ पर जो नजर अली मिल कंपाउंड एरिया है, यहाँ पर अनाधिकृत निर्माण का पॉइंट आया था। इस पे से संबंधित को हम लोगों ने सूचना पत्र दिए थे और सूचना पत्र की पूरी कार्रवाई करने के उपरांत उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो समक्ष में बुलाकर भी उनको समझाई दी गई थी कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो कर दें। नहीं प्रस्तुत करने पर आज रिमूवल की कार्रवाई की गई है। हथौड़े के साथ बुलडोजर को भी स्टैंड बाई पर रखा गया ताकि बुलडोजर भी अवैध कब्जा गिराने में हाथ बटाए। जिस जगह मजार गिराई गई वो जगह महाकाल मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। सवाल तो ये भी है, आखिरकार प्रशासन की नाक के नीचे मजार के नाम पर इतना बड़ा कब्जा कैसे होता चला गया? इसी मजार पर सुबह सुबह भी एक्शन हुआ था। बुलडोजर ने तोड़फोड़ मचाई थी। मामला ना बिगड़े इसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। सुबह काफी हद तक अवैध कब्जा साफ हुआ। बुलडोजर के साथ कटर और ड्रिलिंग मशीन तक लगाई गई। बचा खुचा काम रात में हथौड़े ने कर दिया। हालांकि मजार से जुड़े लोगों का दावा है प्रशासन ने दरगाह के आसपास कब्जा नहीं तोड़ने को कहा था, बाद में उसे तोड़ दिया। उन्होंने शुरू में ये बोला से क्या कहते हैं अंदर का हिस्सा जो है दरगाह वाली जो हिस्सा है उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे उनका प्लान बदलता रहा और क्या कहते हैं प्लान जैसे जैसे बदलता रहा और धीरे धीरे काम को पूरे तरीका से खत्म करना है। सिर्फ दरगाह, वो अभी दरगाह को भी नहीं छोड़ रहे, पूरे खत्म कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं रहा। प्रशासन ने मजार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, वो पूरी तरह सुरक्षित है।
उज्जैन में बुलडोजर और हथौड़े का महाकाल रूप आगे भी देखने को मिल सकता है, ताकि महाशिवरात्रि तक महाकाल नगरी हरी चादर के नाम पर जमीन कब्जे से मुक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कब्जा करना ही पहचान है, कभी सड़क पर, कभी जंगल और अब तो घर के अंदर भी। 12 साल से ज्यादा वक्त तक कुछ मुस्लिम परिवारों ने संभल में एक कॉलोनी के मकान पर कब्जा जमा रखा था। प्रशासन ने नोटिस पर नोटिस थमाया कि मकानों को खाली कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के परिवारों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। भारी पुलिस बल के साथ जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, रोना पीटना मच गया। हम कहां जाएंगे? लेकिन चूंकि कब्जा अवैध था तो पुलिस ने एक एक कर सबसे मकान खाली करवा लिया। बर्तन, बिस्तर, पलंग, नीला ड्रम, पूरी घर गृहस्थी बसा ली थी। संभल के काशीराम आवासीय कॉलोनी में मुस्लिम समुदाय ने मतलब कब्जा कर लिया था। साल 2 साल से नहीं, कोई 12 साल से, कोई 14 सालों से इन मकानों को अपना घर मान लिया था। बिना किराया, बिना किसी रसीद, मुफ्त में रहना, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी। नहीं रह रही 14-15 साल से न किराया रहा। नहीं, 14 साल से कोई अलर्ट किया गया मकान आपके यहाँ? नहीं कोई किराया नहीं देते हैं, ऐसी अवैध तौर से दे रहे हैं, अवैध तौर से दे रहे हैं। अब कुछ है ये तो अवैध कब्जा है ना आपका। ये कब से रह रही हैं आप यहाँ? ये तो यहाँ मरी डाल के रहती नहीं है, 16 साल यहाँ पे रहते हुए। 16 साल से कोई किराया दिया आपने? कोई रसीद आपके पास? अब आंसू बहा रही हैं महिलाएं कि उनके कब्जे से काशीराम आवासीय कॉलोनी के मकानों को मुक्त कराया जा रहा है। चंदौसी थाना के इस इलाके की काशीराम आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जा पर प्रशासन की बहुत दिनों से नजर थी, लेकिन प्रशासन ने जल्दी नहीं दिखाई। इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद खाली करने का ऑर्डर सुनाने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन इन लोगों ने सरकारी आदेशों को नहीं सुना। तो फिर विकल्प यही बच जाता था कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन मामला चूंकि मुस्लिम समुदाय का था तो पहले प्रशासन ने पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की और फिर शुरू हुआ 12 साल से ज्यादा पुराने अवैध कब्जों से घरों को मुक्त कराने का अभियान। यहाँ पर आरएएफ के जवान और पुलिसकर्मी, पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये सवाल बहुत लाजमी है कि अवैध कब्जे के केस में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के कब्जों की ही रिपोर्ट क्यों आती है। खासकर संभल में जब भी भारी पुलिस बल दिखा, बुलडोजर एक्शन हुआ, 99% केस मुस्लिम समुदाय से जुड़े दिखे। कौन है ये लोग जो किसी सरकारी खाली जमीन, किसी सरकारी खाली मकान, किसी सड़क पर कब्जा कर घर बना लेते हैं, बस्ती बना लेते हैं? ये जो 50 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के परिवार अवैध कब्जा छोड़ रहे हैं, ये किसके इशारे पर इन मकानों में घुसे थे? क्या संभल में अवैध कब्जे की बरसों से सुनियोजित साजिश हो रही है? क्या मुस्लिम समुदाय किसी के इशारे पर अवैध कब्जे के लिए एक्टिव होता है? 2024 में जब संभल में दंगे भड़के थे तो वो एक ट्रिगर पॉइंट है। तब से लेकर अब तक अनगिनत हिंदू धर्म के कूप, मंदिर कब्जे से छुड़ाए गए हैं। अनगिनत ऐसे केस सामने आ चुके हैं जहां योगी फोर्स ने बुलडोजर चलाया है। चंदौसी का काशीराम आवासीय कॉलोनी अब कब्जा मुक्त हो चुका है। जो इन कॉलोनी को अपना मान चुके थे, उन्हें योगी फोर्स ने खदेड़ दिया है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीती रात पूर्वांचल में योगी फोर्स ने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। दरअसल बीती रात यूपी पुलिस ने आजमगढ़, बलिया और बरेली में 3 अलग अलग एनकाउंटर किए और इन मुठभेड़ में शातिर बदमाश, लुटेरों और गो तस्करों पर शिकंजा कसा गया। वैसे भी योगी राज में अपराधियों को माफ नहीं किया जाता, बल्कि उनका इलाज बुलेट से होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं योगी फोर्स का मिडनाइट हंट ऑपरेशन। यूपी में योगी फोर्स का एनकाउंटर मोड ऑन है, जहां बलिया और बरेली में पुलिस की बदमाशों से सीधे मुठभेड़ हुई, जिसमें बलिया में मंदिरों में चोरी के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। वहीं बरेली में भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि आजमगढ़ में हिस्ट्री शीटर गौतस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ के दौरान गौतस्कर के पैर में गोली भी लगी।
दोनों हाथ जोड़कर पुलिस वालों के सहारे एक टांग पर लंगड़ाकर चलने वाले इस आरोपी का नाम जाकिर कुरैशी है। ये आजमगढ़ के अहरोला थाने का घोषित हिस्ट्री शीटर है और गौ तस्करी जैसी वारदातों को काफी वक्त से अंजाम देता रहा है। लिहाजा बीती रात योगी फोर्स ने गश्त के दौरान गौ तस्कर जाकिर और उसके साथियों को चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें जाकिर कुरैशी के दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। अभियुक्त थाना अहरोला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध गौ तस्करी, हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 8 अभियोग दर्ज हैं। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर जाकिर को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका साथी दिलशाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार आजमगढ़ के कई इलाकों में दबिश दे रही हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल गौ तस्कर जाकिर को अस्पताल रेफर किया। आजमगढ़ के अलावा बलिया में भी योगी फोर्स का नाइट एक्शन जारी रहा, जिसके सबूत है ये तस्वीरें। योगी फोर्स के कंधों पर लदकर चलता ये शख्स शातिर चोर है, जो मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। कहीं मंदिर में रखी मूर्ति और मुकुट पर हाथ साफ करता था, तो कहीं दान पेटी ही उठाकर ले जाता था। लेकिन बीती रात बलिया का शातिर चोर योगी फोर्स के रडार पर आ गया और इसका नाम भी ऑपरेशन लंगड़ा की फहरिस्त में शामिल हो गया। पुलिस पर उसने जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसके विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन चोरी के मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। साथ ही साथ वर्तमान समय में बलिया के करीब 4 थाना क्षेत्रों में वो वांछित अपराधी था। इसके अलावा बरेली के देवरिया क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो पकड़े गए तीनों आरोपी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन और हथियार भी बरामद किए। चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को इंटरसेप्ट किया गया और जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बाइक से जंगल की ओर भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पे जान से मारने की पुलिस फायरिंग भी की। साथ ही इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 तमंचा, 315 बोर का कारतूस व 1 चाकू भी बरामद हुआ है। आरोपियों के साथ मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। घायल सिपाही और बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दरअसल यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर यूं ही नहीं हो रहे। सीएम योगी पहले ही प्रदेश को अपराध मुक्त करने का प्रण ले चुके हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। लिहाजा जब से सीएम योगी की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, सूबे के अपराधियों का जीना मुहाल हो चुका है और ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिट रहने के लिए जिम जाना, फैशन के लिए बुटीक सैलून जाना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन ये जगह क्या हिंदू बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रही? ऐसा दावा किया जा रहा है। जिम, बुटीक और सैलून में मुस्लिम युवकों की बड़ी तादाद है जो पहचान छिपाकर हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो आखिर क्या वाकई में इसमें कोई सच्चाई है? हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। जिम, बुटीक और सैलून क्या लव जिहाद के अड्डे बन चुके हैं? डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे। जिम, बुटीक और सैलून में काम करने वाले मुस्लिम युवकों से हिंदू बेटियों को सतर्क रहने की नसीहत दे रही हैं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह। ऐसी नसीहत देने के पीछे वजह है पिछले दिनों आए लव जिहाद के मामले। मिर्जापुर में 4 जिम चलाने वाले मुस्लिमों ने हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाया। अगर जिम में लड़के ट्रेनर हो सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं हो सकती? मेरठ में सैलून में काम करने वाले शहजाद ने हिंदू नाबालिग बेटी को प्यार के जाल में फंसाया।
अगर बुटीक में जो स्टूडियो है उसमें आज तक आपने सुना होगा कि मास्टर टेलर ही होते हैं, मास्टरनी कभी नहीं होती। मेजरमेंट के लिए लड़कियां रखें कम से कम। हापुड़ में बुटीक में काम करने वाले शख्स ने हिंदू महिला को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश की। लव जिहाद कोई लव ऐसे सड़क पे चलते हुए लव नहीं हो रहा, इनके ठिकाने बने हुए हैं। जैसे पार्लर हैं जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड पार्लर हैं, वहाँ आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग वहाँ होते हैं। जिम में आप देखेंगे उसी समुदाय के लोग हैं। एक जो आज स्टूडियो जिनको बुटीक कहते थे, जो आज बड़े ब्रांड के स्टूडियो हैं, वहाँ भी सब वही होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इन चीज़ों पर हम थोड़े जो जागरूक महिलाएं, जागरूक इन द सेंस कि थोड़ा पढ़ी लिखी भी हैं, अच्छे समाज में भी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये है बबीता सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष। लव जिहाद और धर्मांतरण के खुलासों ने यूपी महिला आयोग को भी टेंशन में डाल दिया है। पिछले 6 महीने में बस्ती, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, फतेहपुर और बागपत से लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। जगह अलग हैं, लेकिन मोड्स ऑपरेंडी एक है। और इसीलिए यूपी महिला आयोग की ओर से हिंदू महिलाओं को बड़ी नसीहत दी गई है। नसीहत ये है कि जिम, पार्लर और बुटीक में हिंदू महिलाएं सतर्क रहें। इन जगहों पर मुस्लिम युवकों की बड़ी तादाद है जो पहचान छिपाकर महिलाओं को जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। जिम, बुटीक और सैलून का नाम लव जिहाद के अड्डे के रूप में आया तो भाईजान घेरे में आ गए। इसीलिए उन्होंने ऐसे आरोपों को झूठा बताने में देर नहीं की। बबीता चौहान साहिबा को समझना चाहिए जिहाद कहीं नहीं हो रहा, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। ये अपना काम दिखा करके लोगों में जिहाद नहीं, लोगों में बवाल फैलवाना चाहती हैं। स्कूलों में जो है, कॉलेजों में जो है बराबर लड़का लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ कोई लव जिहाद नहीं होता। ये सिर्फ गंदी मानसिकता की बात है, ये नफरत फैलाने वाली बात है और अपने आप को चमकाने वाली बात है। लव जिहाद के लगातार आ रहे मामले हिंदू बेटियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या वाकई जिम, सैलून और बुटीक को कन्वर्जन का अड्डा बनाया जा रहा है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अगली खबर कान्हा की नगरी मथुरा से जुड़े एक वायरल वीडियो की, जिसमें एक महिला साधु के भेष में दिखाई दे रहे शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, बीच सड़क पर लाठियों की बौछार कर रही है। सवाल ये, आखिर ये महिला साधु पर क्यों भड़की? यकीन मानिए इसके पीछे की वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साधु का भेष, शैतानी हरकत। कान्हा की नगरी में कालनेमी की शामत। यह मथुरा के रंगेश्वर मंदिर के पास का इलाका है, जहां रात के वक्त एक महिला डंडा लेकर साधु के पीछे दौड़ रही है। पास पहुंचते ही उसे डंडे से पीट रही है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप देख रहे हैं और कुछ लोग महिला का साथ दे रहे हैं। इसके बाद चारों तरफ से भीड़ का घेरा बन जाता है। साधु बीच में बैठा है, महिला पीट रही है और बीच बीच में पैर से भी धक्का मार देती है। अब इस तस्वीर को देखने पर आप सबके मन में यही सवाल होगा कि आखिर इस महिला के आक्रोश की वजह क्या है। दरअसल साधु के वेश में घूम रहे शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके बाद महिला ने लाठी उठाई और मौके पर ही इलाज कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग फिर एक बार फेक बाबाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हरिद्वार में फेक बाबाओं के गिरोह की है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज माघ मेले की, जहां जी न्यूज की पड़ताल में फर्जी साधु बेनकाब हुए थे। और तीसरी तस्वीर अब मथुरा में छेड़छाड़ के आरोप में पिटने वाले साधु की है। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। सवाल ये है कि आखिर देश में शहर शहर ऐसे कितने कालनेमी घूम रहे हैं और क्या इसके पीछे हिंदू धार्मिक स्थल भगवा चोले को बदनाम करने की कोई सुनियोजित साजिश है? क्योंकि अब तक कई ऐसे मुस्लिम आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं जो भगवा चोला पहनकर हिंदुओं को ठगने की मुहिम में लगे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मुनीर की तानाशाही पर अब लगाम लग जाएगी? क्या आज रात मुनीर का तख्ता पलट होने वाला है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है मुल्ला मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत। दरअसल मुनीर इस वक्त 3 फ्रंट से घिर चुका है। एक तरफ पीटीआई मुनीर की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, वहीं पाकिस्तान के शिया मुसलमान मुनीर से इंतकाम लेने पर आमादा है। लेकिन मुनीर की असली टेंशन बना है बीएलए, जिसके ऑपरेशन हेरोफ से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। देखिए जरा अभी। जुमे के दिन इस्लामाबाद मस्जिद में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तानी आवाम हुकूमत और फौज के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, जिसकी गवाह है ये तस्वीर है। इस्लामाबाद से कराची तक पाकिस्तान में शटडाउन है। दुकान, मॉल सब पर ताला लटका है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बंद का ऐलान किया मुनीर की तानाशाही के खिलाफ, तो वहीं इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में शिया समुदाय सड़कों पर उतरा है। हुकूमत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान की मस्जिद में बेकसूर शिया मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, उसके बाद से ही पाकिस्तान का शिया समुदाय इंतकाम की आग में सुलग रहा है, क्योंकि शिया मस्जिद में आत्मघाती ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल ये मुनीर की नाकामी है, जिसने अपने फायदे के लिए जिन्ना लैंड को तबाह कर दिया। तभी तो शिया मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। लेकिन मुनीर एंड कंपनी ने इस आत्मघाती हमले का गुनहगार अफगानिस्तान को बता दिया। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शिया मस्जिद में ब्लास्ट मुनीर का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक तरफ मुनीर की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर है, तो वहीं मुनीर को सत्ता से बेदखल करने के लिए मुल्ला मुनीर की वर्दी पर लगे बिल्ले नोचने के लिए बीएलए ने मोर्चा खोल रखा है। बलोच लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वो भी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के जरिए। दरअसल बीएलए ने दावा किया है कि बीते 6 दिन में पाकिस्तान के 14 शहरों पर 76 हमले किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी फौज के 362 जवान मारे गए हैं। बीएलए का दावा है कि जब तक मुनीर की फौज को बलूचिस्तान से खदेड़ नहीं दिया जाता, जब तक बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद नहीं करवा लिया जाता, तब तक उनका इंतकाम यूं ही जारी रहेगा। मतलब ये है कि मुनीर के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम गली गली मुनीर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। शियाओं को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मरवाकर मुनीर पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित साबित करना चाहता था, लेकिन मुनीर की ये चाल बेनकाब हो गई। मुनीर पकड़ा गया। अब पूरे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अच्छा लगता है मुल्ला मुनीर को मौत का तमाशा। खुश होता है मुल्ला मुनीर जब देखता है अल्पसंख्यक शिया और हिंदुओं की लाशें। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैंड बजवाता है मुल्ला मुनीर जब पाकिस्तान की आवाम के उड़ते हैं चीथड़े। पाकिस्तान की कोख से पैदा हुआ आसिम मुनीर मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा शैतान शासक है। क्यों? तो इसका सबसे ताजा उदाहरण है इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में जुमे को हुआ आत्मघाती हमला। इस्लामाबादी हमले का मास्टर प्लान इसी मुल्ला मुनीर ने तैयार किया था। इसी मुनीर ने इस्लामिक स्टेट को शियाओं को मारने का ऑर्डर दिया था। क्यों और कैसे, इसका जवाब जान आप सन्न रह जाएंगे कि मुल्क की हिफाजत के लिए शपथ लेकर वर्दी पहनने वाला एक आर्मी चीफ अपने ही हमवतनों के खिलाफ कैसा खूनी खेल खेल रहा है। रक्त पिपासु मुनीर ने क्यों करवाया आतंकी हमला, इस 3 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, मुनीर पाकिस्तान को आतंक पीड़ित देश साबित करना चाहता है। नंबर 2, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। नंबर 3, बेरोजगारी, गरीबी और कर्ज में डूबी आवाम को बरगलाना चाहता है। नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर ट्रंप से और मदद मुल्ला मुनीर चाहता है। हमले की टाइमिंग देखिए, जब अमेरिका भारत में ट्रेड डील कंफर्म हुआ, पूरे पाकिस्तान में मुनीर का मजाक उड़ने लगा कि व्हाइट हाउस में बूट पॉलिश के बावजूद पाकिस्तान पर ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ ठोका और हिंदुस्तान पर पाकिस्तान से कम। मुनीर बौखलाया हुआ था, उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला, बलोच विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ दे, जो करने में वो अक्षम है। दूसरा, अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दे, जो वो कर नहीं सकता। और तीसरा, इस्लामाबाद हमले का आरोप हिंदुस्तान पर मढ़ दे।
लेकिन मुनीर इसमें भी नाकाम रहा, क्योंकि आईएसआई ने धमाके की जिम्मेदारी ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर आतंकी हमले के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। ये मुनीर की टेरर पॉलिसी को सूट करता है। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के आतंकी ने ही कर दी है। मुनीर ने पाकिस्तान में बम ब्लास्ट की साजिश पहली बार नहीं रची। मुनीर का ये पूरा शगल रहा है। ये वही इस्लामिक स्टेट है जो पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में हमले करवाती है। आईएसआई इस्लामिक स्टेट के हाथों तालिबान की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। कहने को दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है ताकि जंग रोके, लेकिन मैदान जंग यानी मिडिल ईस्ट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। और ऐसा ही एक वीडियो ईरान की नौसेना ने रिलीज कर दिया है, देखिए। समुद्र में ईरान का मिसाइल टेस्ट, नई मिसाइल के साथ खलीफा का शक्ति प्रदर्शन। शनिवार को जब ईरानी सीमा के समुद्र में हलचल हुई, आसमान में धुएं का बड़ा गुबार उठा, तो उसकी गूंज अमेरिकी सेना के कैंप में साफ सुनाई दी। अमेरिका ने शुक्रवार को अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा ईरानी सीमा के और करीब भेजा था, तो समुद्री क्षेत्र में अपनी सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट कर ईरान ने दिखा दिया कि सैनिक घेराबंदी के डर से वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर भले ही सीक्रेट बंकर में हों, लेकिन पूरी सेना को ऑर्डर साफ है। डिप्लोमेटिक टॉक के बीच खलीफा का ऑर्डर क्लियर। अमेरिकी हमले का जवाब 2 गुना ताकत से पलटवार। खामनेई के इस ऑर्डर की झलक ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बयान में भी दिखाई पड़ती है, जो मस्कट में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत में खामनेई के मुख्य प्रतिनिधि थे। अल जजीरा के साथ बातचीत में अरागची के शब्दों में खामनेई की धमकी वाला अंदाज साफ दिखा। जंग और डिप्लोमेसी के बीच हमारी पसंद डिप्लोमेसी है। अगर अमेरिका हमला करता है तो हमारी सेना तैयार बैठी है। हम इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया कि वो अमेरिकी हमले का बदला किसी पड़ोसी देश से नहीं लेने वाला, जिनकी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका करने वाला है, बल्कि उन देशों में हम सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। इसके पीछे है ईरान और अमेरिका की भौगोलिक दूरी, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका पर सीधे हमला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने पहले लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और अब समुद्र में तबाही मचाने वाली मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान के ताकत प्रदर्शन पर ट्रंप का बयान, क्या है प्लान? ट्रंप के इस बयान को वेट एंड वॉच वाली रणनीति समझा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि अमेरिकी सेना बैकफुट पर है, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर नई हलचल दिखी।